चलिए आज पौधों की दुनिया में चलते हैं और एक ऐसा सवाल उठाते हैं जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि पौधे फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनाते हैं। तो फिर ये सोचना ही बड़ा अजीब है कि वो ऑक्सीजन लेते भी होंगे। मतलब जो चीज़ वो बना रहे हैं उसे इस्तेमाल क्यों करेंगे? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे उस एक चीज़ की जो हर जीव को चाहिए, एनर्जी। फिर देखेंगे कि भोजन और एनर्जी का क्या कनेक्शन है और ये एटीपी क्या बला है। और फिर हम उस बड़े सवाल पर आएंगे, क्या पौधे सच में सांस लेते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? और आखिर में हम जीवन के सबसे पहले केमिकल स्टेप की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एनर्जी की इस यूनिवर्सल प्रॉब्लम से। आखिर किसी को भी सांस लेने की जरूरत पड़ती है क्यों है? सोचिए, जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज के लिए, चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, बढ़ना हो या फिर रिप्रोडक्शन हो, इन सब के लिए जो ताकत लगती है, जो एनर्जी लगती है, वो आती कहां से है? अच्छा, तो सारी एनर्जी का सोर्स क्या है? असल में धरती पर लगभग सारी एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स एक ही है, सूरज। हरे पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए सूरज की रोशनी को पकड़कर केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। यही एनर्जी खाने के रूप में स्टोर हो जाती है। फिर चाहे कोई जानवर सीधा पौधों को खाए या किसी ऐसे जानवर को खाए जो पौधे खाता हो, एनर्जी का ये फ्लो सूरज से ही शुरू होता है। यहां तक कि फंगस भी मरे हुए जीवों से यही एनर्जी लेते हैं। ठीक है, तो पौधों ने खाना तो बना लिया, उसमें एनर्जी स्टोर भी कर ली, लेकिन ये एनर्जी एक तरह से तिजोरी में बंद है। अब सवाल यह है कि सेल इस तिजोरी को खोलता कैसे है, उस एनर्जी को इस्तेमाल करने लायक कैसे बनाता है? और यहीं पर आता है रेस्पिरेशन, यानी श्वसन। ये वो प्रोसेस है जिससे सेल ग्लूकोज जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ता है और उसमें बंद एनर्जी को रिलीज करता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये सारी एनर्जी एक साथ एक धमाके में रिलीज हो जाए तो वो तो सेल को ही जला देगी। ये बहुत ही विनाशकारी होगा। इसलिए सेल को एक कंट्रोल मैकेनिज्म चाहिए, और वो कंट्रोल मैकेनिज्म है एटीपी। इसका पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप इसे सेल की एनर्जी करेंसी समझ सकते हैं। जैसे हम पैसे खर्च करते हैं, वैसे ही सेल को जब भी कहीं एनर्जी की जरूरत होती है, वो एटीपी को खर्च करता है। रेस्पिरेशन से ये करेंसी बनती है और सेल के कामों में खर्च होती है। ओके, तो अब हम एनर्जी और एटीपी की बेसिक बातें समझ गए हैं। तो चलिए अब घूम फिर कर अपने मेन सवाल पर वापस आते हैं। क्या पौधे सांस लेते हैं? जवाब है बिल्कुल, हां, वो लेते हैं। तो भी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में फर्क क्या है? इन्हें आप एक ही सिक्के के दो पहलू मान सकते हैं। फोटोसिंथेसिस का काम है खाना बनाना, यानी एनर्जी को स्टोर करना। ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और रोशनी चाहिए, और बदले में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। दूसरी तरफ है रेस्पिरेशन। इसका काम है उसी खाने को तोड़कर एनर्जी रिलीज करना। यह साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए, और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सबसे जरूरी चीज एटीपी यानी एनर्जी बनती है। तो एक प्रोसेस्ड एनर्जी बनाता है, दूसरा उसे इस्तेमाल करता है। ठीक है, मान लिया पौधे सांस लेते हैं, पर उनके फेफड़े तो होते नहीं। तो फिर ये गैस एक्सचेंज, ये हवा अंदर बाहर कैसे होती है? देखिए, पौधों का सिस्टम हम जानवरों जैसा सेंट्रलाइज नहीं है। उनके पास गैस एक्सचेंज के लिए बड़े ही सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं। मोटे तनों की छाल में लेंटिसेल्स होते हैं, और तो और सेल्स के बीच में भी काफी खाली जगह होती हैं ताकि हवा आसानी से आ जा सके। तो सवाल उठता है कि पौधों को हमारी तरह फेफड़ों की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? इसके मोटे तौर पर 3 कारण हैं। पहला, पौधे का हर हिस्सा अपनी गैस की जरूरत का ख्याल खुद रख लेता है। गैसों को ज्यादा दूर तक ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरा, जानवरों के मुकाबले पौधों की एनर्जी की जरूरतें बहुत बहुत कम होती हैं। वो ज्यादा भागदौड़ नहीं करते। और तीसरा, ज्यादातर जिंदा सेल्स पौधे की सतह के बहुत पास होते हैं, तो हवा उन तक आसानी से पहुंच जाती है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। खाने को तोड़ने का जो सबसे पहला स्टेप है, वो एक ऐसी प्रोसेस है जो बहुत पुरानी है और धरती के लगभग हर जीव में एक जैसी है। जरा सोचिए, जब इस ग्रह पर जिंदगी की शुरुआत हुई तो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन थी ही नहीं। तो जाहिर है शुरुआती जीवन को एनर्जी पाने का कोई ऐसा तरीका खोजना पड़ा होगा जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत न हो।
और कमाल की बात यह है कि वो तरीका, वो केमिकल मशीनरी आज भी हर जिंदा चीज के अंदर मौजूद है। इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलिसिस। इसमें होता क्या है, ग्लूकोज टूटकर पायरुविक एसिड में बदल जाता है। ये रेस्पिरेशन का सबसे पहला यूनिवर्सल स्टेप है। और सबसे जरूरी बात, इसके लिए ऑक्सीजन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। ये बैक्टीरिया से लेकर इंसानों तक सब में होता है। और क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इसी से हमें समझ आता है कि कुछ जीव बिना ऑक्सीजन के कैसे जिंदा रहते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ भी रह सकते हैं और उसके बिना भी, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनके लिए ऑक्सीजन जहर की तरह है और वो हमेशा ऐसी जगह रहते हैं जहां ऑक्सीजन ना हो। तो चलिए फटाफट से सारी बातों को समेट लेते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, पौधे बिल्कुल सांस लेते हैं ताकि वो अपने बनाए हुए खाने से एनर्जी निकाल सकें। दूसरी बात, फोटोसिंथेसिस यानी खाना बनाना और रेस्पिरेशन यानी एनर्जी निकालना दो अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं। तीसरी बात, पौधों को फेफड़ों की जरूरत नहीं होती, वो स्टोमेटा और लेंटिसेल्स जैसे सिंपल स्ट्रक्चर से काम चलाते हैं। और आखिर में रेस्पिरेशन का पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस हर जीव में होता है और उसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो इससे एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है ना? अगर हर जीव में एनर्जी की कहानी ग्लाइकोलाइसिस से ही शुरू होती है, तो फिर आगे क्या होता है? यहां से कहानी दो रास्तों पे बंट जाती है। एक रास्ता तब जब ऑक्सीजन मौजूद हो और दूसरा तब जब ऑक्सीजन ना हो। पर यह कहानी किसी और दिन के लिए। नमस्कार, चलिए आज एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी प्रक्रिया को समझते हैं जो लगभग हर जीवित कोशिका के अंदर चलती रहती है, यानी जीवन की ऊर्जा बनाने की कहानी। तो एक सवाल मन में आता है, हम जानते हैं कि कोशिकाएं ऊर्जा के लिए ग्लूकोज यानी चीनी पर निर्भर करती हैं, पर वो इसे लकड़ी की तरह एक बार में जलाकर सारी ऊर्जा गर्मी में तो बर्बाद नहीं कर सकती है ना? तो फिर वो इतनी कुशलता से इससे एनर्जी निकालती कैसे हैं? सोचिए, एक सेल के पास दो रास्ते हैं। पहला, ग्लूकोज को एक ही झटके में जला दे जिससे ज्यादातर एनर्जी गर्मी बनकर उड़ जाए। और दूसरा रास्ता कि इसे धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों में तोड़ा जाए। प्रकृति हमेशा दूसरा ज्यादा स्मार्ट रास्ता चुनती है। वो एनर्जी को धीरे धीरे निकालती है और उसे एटीपी मॉलिक्यूल्स में, समझिए कि छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स में कैद कर लेती है। तो इस एनर्जी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? जवाब एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही एंशिएंट प्रक्रिया में छुपा है जो पृथ्वी के लगभग हर जीव में मिलती है, और उसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ये समझिए कि जीवन की एनर्जी इकोनॉमी का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये प्रक्रिया सेल के साइटोप्लाज्म में होती है और इसे ऑक्सीजन की जरा भी जरूरत नहीं होती। ये खूबी ही इसे सबसे मौलिक मेटाबॉलिक पाथवे बनाती है। शायद ये तब बनी थी जब हमारी धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन थी ही नहीं। इसके नाम में ही पता है इसकी पूरी कहानी छुपी है। ग्लाइकोज का मतलब है शक्कर और लाइसिस का मतलब है टूटना। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब हुआ शक्कर का टूटना। और ये प्रक्रिया करती भी ठीक ही है। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को दो छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देती है और इसी दौरान एनर्जी निकालती है। तो चलिए अब जरा इसके अंदर झांकते हैं कि ये होता कैसे है। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस कोई एक स्टेप का काम नहीं है। ये 10 रिएक्शंस की एक पूरी सीरीज है। पर घबराइए नहीं, इसे समझने के लिए हम इसे दो आसान हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट फेज, मतलब ऊर्जा का निवेश, और दूसरा है पे ऑफ फेज, यानी मुनाफे का चरण। इस पहले फेज में सेल एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह काम करती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है वाली बात है। तो ज्यादा एनर्जी कमाने के लिए सेल पहले थोड़ी एनर्जी खर्च करती है। वो 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स इन्वेस्ट करती है ताकि ग्लूकोज थोड़ा अस्थिर हो जाए और उसे आगे तोड़ा जा सके। तो इन्वेस्टमेंट तो हो गया, अब आता है असली मजा, यानी पे ऑफ का टाइम। एक बार ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अस्थिर हो गया तो वो आगे के रिएक्शंस के लिए तैयार है और यहीं से असली एनर्जी का उत्पादन शुरू होता है। इस दूसरे फेज में वो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल 2 छोटे 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है और फिर कई सारे रिएक्शंस के बाद सेल को अपने इन्वेस्टमेंट पर एक जबरदस्त रिटर्न मिलता है। कुल मिलाकर 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं और साथ में 2 NADH मॉलिक्यूल्स भी जो एनर्जी से भरे हुए चेक की तरह हैं, जिन्हें बाद में कैश कराया जा सकता है। तो भाई इतने सबके बाद नेट प्रॉफिट कितना हुआ? आखिरकार एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से सेल को कितना फायदा हुआ? हिसाब किताब तो करना पड़ेगा, है ना? देखिए, हिसाब बिल्कुल सीधा सा है।
हमने 2 एटीपी इन्वेस्ट किए और बदले में हमें 4 एटीपी मिले। तो इसका मतलब हुआ कि जो नेट गेन है, जो शुद्ध लाभ है, वो है पूरे 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का। हाँ, सिर्फ 2 एटीपी। सुनने में शायद ये नंबर बहुत बड़ा ना लगे, पर याद रखिए, ये प्रक्रिया एक सेल में हर सेकंड हजारों लाखों बार होती रहती है और जीवन के सारे कामों के लिए लगातार एनर्जी देती रहती है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि आखिर में हमें मिला क्या क्या। हमारे पास हैं पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल जो आगे और एनर्जी बनाने के काम आएंगे। हमें मिले 2 एटीपी जो फौरन इस्तेमाल के लिए तैयार हैं, और हमें मिले 2 NADH मॉलिक्यूल जो एनर्जी के रिच सोर्स हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक नया मोड़ आता है। ग्लाइकोलाइसिस से जो पायरुविक एसिड बना है, वो अब एक चौराहे पे खड़ा है। उसका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि सेल में ऑक्सीजन है या नहीं। ये एक बहुत ही जरूरी मोड़ है। अब इस पायरुविक एसिड के सामने समझिए 3 रास्ते हैं। अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन के रास्ते पर जाएगा, जिससे बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो फर्मेंटेशन के 2 अलग-अलग रास्तों में से किसी एक पर जाएगा। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे, बहुत ही फैसिनेटिंग सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये सोचना कि ग्लाइकोलाइसिस की यही प्रक्रिया एक छोटे से बैक्टीरिया में, एक विशाल पेड़ में और हम इंसानों में भी होती है, ये हमारे साझा इतिहास के बारे में क्या बताता है? ये इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि इस धरती पर मौजूद सारा जीवन कहीं न कहीं एक ही जड़ से जुड़ा हुआ है।